आप सुन रहे हैं हिंदी साहित्यकार संतोष श्रीवास्तव जी का अनूठा उपन्यास कैथरीन और नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया, धारावाहिक रूप से। आज सुनिए भाग 6। दिन भर कैथरीन भोजपासा के जंगलों में भटकती रही। सभी वृक्ष भोजपत्र के। ओह, ये जो बर्च है, वो पहचानती है इन्हें। उसके देश में भी भोजपत्र के वृक्ष हैं। वो एक वृक्ष के तने के पास गई जिसमें से कागज की रीम की तरह छाल निकल रही थी, पतली, भूरी और सफ़ेद। तो यही है भोजपत्र, जिस पर भारत के ऋषि मुनि ग्रंथों पुराणों की रचना करते थे। इस पर लिखी पांडुलिपियाँ उसने भारत के कुछ पुस्तकालयों में देखी हैं। वृषभानु पंडित ने भी उसे इसी तरह की पांडुलिपि दिखाई थी जब वो उनसे संस्कृत सीख रही थी। वो भी क्या दिन थे, मौसम की दस्तक से खिले खिले से दिन। उसके फार्म हाउस में 25 आड़ुओं के पेड़ थे जिन पर मौसम में फल लदे रहते थे। कुछ चेरी के पेड़ भी थे जिनकी डालियों पर जब लाल चेरी के फल आते तो मानो सारा माहौल अनुरागमय हो जाता। फार्म हाउस में उसका सुंदर बंगला आकर्षण का केंद्र था। अमीर माता पिता की इकलौती बेटी, जो चाहा मिला, लेकिन अमीरों जैसी शानो शौकत से कोसों दूर थी। प्रकृति के सुंदर माहौल में अध्ययनरत रहना उसका शौक ही नहीं बल्कि जुनून भी था। यही गोल्फ खेलते हुए उसकी मुलाकात भारतीय युवक प्रवीण से हुई, जो लखनऊ से सिडनी व्यापार के सिलसिले में आया और यहीं बस गया था। प्रवीण से उसकी मुलाकात गोल्फ के मैदान में हुई थी। एक दिन खेलते हुए अचानक बूंदाबांदी शुरू हो गई। चलिए मेरे फार्म हाउस, भीगेंगे भी नहीं और कॉफ़ी का लुत्फ भी लेंगे। वाई नॉट, गुड आइडिया। प्रवीण के चेहरे पर मुस्कान और विस्मय दोनों था। कैथरीन बहुत अच्छी हिंदी बोल रही थी। उसने कहा, इतने दिनों से गोल्फ खेलते हुए आखिर हम परिचित तो हो ही गए हैं, सो लेट अस गो। कैथरीन को प्रवीण की बेतकल्लुफ़ी पसंद आई। वो उसे फार्म हाउस के अपने बंगले में ले आई। ड्राइंग रूम के टेबल पर ढेर सारी किताबें थीं। बहुत शौकीन हैं आप पढ़ने की? कलम और किताब दोनों से प्यार करती हूँ। जिस दिन पढ़ती नहीं उस दिन लगता है जीवन नहीं जिया। ओह ग्रेट। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मेरी अब तक 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। एक मेरे देश भारत की संस्कृति और इतिहास की, दूसरी महाभारत के चरित्र कर्ण के जीवन पर लिखी। ओह माय गॉड, यानी कि आप बिजनेसमैन भी हैं और राइटर भी? विरोधाभास लगा ना? नहीं, राइटर होना कोई प्रोफेशन थोड़ी है कि दूसरे प्रोफेशन के संग जिया ना जा सके। कैथरीन ने चमकती आंखों से प्रवीण की ओर देखा। गोरे रंग और भूरी आंखों वाला हैंडसम युवक, चेहरे पर की दाढ़ी जो थोड़ी और चेहरे तक ही सीमित थी, उसके चेहरे को सौम्यता प्रदान कर रही थी। चश्मे में से झांकती आंखें जैसे दुनिया को जान लेने की जिद किए थीं। वॉट अ कोइंसिडेंट, मैं भी लेखिका हूँ, हालांकि अभी तक मेरी कोई किताब प्रकाशित नहीं हुई है। नौकरानी कॉफ़ी और अनानास की कुकीज़ ले आई थी। ट्रे रखने के लिए टेबल से किताबें हटानी पड़ी। सचमुच भूख लगी है, कहते हुए प्रवीण ने कुकीज़ उठा ली और कॉफ़ी का प्याला हाथ में थाम लिया। ईश्वर ने सबके मिलने का दिन तय कर रखा है। कहाँ मैं भारतीय और आप ऑस्ट्रेलियन, और हमें मिलना था गोल्फ के मैदान में और संवाद करना था कॉफ़ी के गर्म प्यालों के बीच। दोनों हंसने लगे। विदा लेते हुए प्रवीण ने कैथरीन से किताबें मांगी। पढ़कर लौटाऊंगा। श्योर। वो प्रवीण को फार्म हाउस के बाहर खड़ी उसकी गाड़ी तक छोड़ने आई। कैथरीन की मम्मा कपड़ों की डिज़ाइनिंग में बहुत रुचि रखती थीं। उसके डैड ने मम्मा के लिए एक बुटीक भी खुलवा दिया था जिसमें वो भी कॉलेज से फ्री होकर जाया करती थी। कॉलेज में वो दर्शन शास्त्र की लेक्चरर थी। प्रवीण के साथ उसकी जैसे जैसे मुलाकातें बढ़ीं, नज़दीकियाँ भी बढ़ती गईं। हर वीकेंड उसका फार्म हाउस में प्रवीण के साथ बीतने लगा। कैथरीन के ममा डैड कभी उसकी स्वतंत्रता में बाधक नहीं बने। काफ़ी पहले उसने ममा से अपनी मंशा जाहिर कर दी थी कि वो शादी नहीं करना चाहती। कॉलेज में पढ़ाते हुए वो देशाटन के दौरान विश्व के विभिन्न धर्मों को जानना चाहती है। उसकी गंभीरता और अध्ययनशीलता ने ममा को भी संशय मुक्त रखा। फिर भी एक दिन उन्होंने पूछ ही लिया, कैथ, क्या तुम्हारे जीवन में कोई पुरुष है जिसे तुम प्यार करती हो और जिसकी वजह से तुम शादी से इनकार कर रही हो? नहीं मम्मा, ऐसा होता तो क्या मैं उस युवक से शादी नहीं कर लेती? कोई रुकावट तो नहीं थी ना? ओह, मम्मा अपनी बेटी के सुलझे विचारों से हतप्रभ थीं।
डैड भी मुस्कुराते हुए कहते, कैथरीन दाम्पत्य जीवन नहीं जीना चाहती, वो तो पहाड़ी झरना है, मुक्त, रागमय और आकर्षक। डैडी की यही सुंदर सोच तो उसकी लेखनी में आई है। मम्मा बहुत व्यावहारिक थीं, वे केवल अपने बुटीक पर ही ध्यान देती थीं। कैथरीन इन दोनों को बैलेंस कर लेती। हालांकि दो विपरीत दिशाएं थीं जिन पर उसे अपने डैड और मम्मा को खुश रखते हुए चलना था, पर फिर भी वो कर लेती। उसे लगता लिखना उसका शौक़ है, जुनून है, मन की संतुष्टि है और बुटीक मम्मा के प्रोफेशन में साथ देना है। कैथरीन विभिन्न धर्मों की किताबें अपने खाली समय में पढ़ती। उसे सबसे अधिक आकर्षित किया है भारतीय धर्म हिंदू अध्यात्म ने। लेकिन हिंदू आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ने के लिए उसे संस्कृत सीखना होगा। अतः वो अपने लिए एक संस्कृत अध्यापक की तलाश करने लगी, जो अधिक कठिन न था, क्योंकि सिडनी तथा ऑस्ट्रेलिया के अन्य शहरों में भारतीय अधिक तादाद में बसे हैं। हिंदू, सिख, ईसाई, भारतीय ही क्यों बल्कि हिब्रू, हांगकांगी, सिंगापुरी, जापानी, चीनी, यूरोपियन, मुसलमान। सच पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की कोई अपनी अलग पहचान नहीं है। अंग्रेज़ों ने विभिन्न देशों से कैदी लाकर रखे थे। फिर जैसे जैसे देश आज़ाद होता गया, कैदी अपने देश लौटते गए, कुछ यहीं बस गए। उन्होंने इस देश को जीने लायक बनाया, बसाया। इसलिए यहाँ बोलचाल, रहन सहन, स्थापत्य में, खान पान में एक मिली जुली सभ्यता है। अपनी सभ्यता ना होने की वजह से अब जो ऑस्ट्रेलियन सभ्यता कहलाती है, वो एक स्वतंत्र सभ्यता है जिसमें विभिन्न देशों का हाथ है। प्रवीण नाटक की टिकट ले आया था। उसको नाटकों का बहुत शौक था। कॉलेज के दिनों में खूब नाटक खेले, अब बिजनेस की वजह से समय नहीं मिलता। कौन सा नाटक है? 1 सदी पहले के इतिहास को नाट्य मंडली के युवा कलाकार 1 महीने तक मंचित करेंगे। अंग्रेज़ों की गुलामी और अत्याचारों पर केंद्रित नाटक। सच में बहुत अत्याचार किया अंग्रेज़ों ने। प्रवीण अचानक आप से तुम पर उतर आया और प्यार भरा आग्रह करने लगा। कैथरीन, तुम वो नीली पोशाक पहनना जिस पर हल्के गुलाबी फूल हैं। अरे, आपको कैसे पता इस पोशाक के बारे में? कैथरीन ने आश्चर्य से पूछा। आज से 6 महीने पहले हमारी पहली आत्मीय मुलाकात के दिन तुमने वही पोशाक पहनी थी। तब से तो क्या प्रवीण, हम आपके दीवाने हो गए। कहते हुए कैथरीन के नज़दीक आकर उसका चेहरा हाथों में भरकर उसे हल्के से चूम लिया प्रवीण ने। कैथरीन के शरीर में मानो बिजली सी कौंध गई। इस एहसास से वो सर्वथा अपरिचित थी। एक मीठे से सुरूर में उसकी आंखें मूंद गईं। वो धीमे से बोली, प्रवीण, नहीं, कुछ मत कहो, सिर्फ महसूस करो, डूब जाओ इस लम्हे में। हमारा अब अपने आप पर बस नहीं रहा। प्रवीण ने उसे प्रगाढ़ आलिंगन में भर लिया। कैथरीन काँप रही थी, लरज रही थी, जैसे प्रवीण घना दरख्त है और वो उससे लिपटती काँपती लता। 2 घंटे बाद वे थिएटर में थे। शो शुरू होने ही वाला था। नीली पोशाक में कैथरीन नील परी सी लग रही थी। उसके गले में मोतियों की माला थी, कानों में मोती के ईयररिंग्स। उसका हाथ प्रवीण के सख्त हाथ में खरगोश सा दुबका था। पर्दा उठा। मंच पर 19वीं सदी लौट आई थी। कलाकारों ने डूबकर अभिनय किया था। जब नाटक के नायक को फांसी पर चढ़ाया जा रहा था तो कैथरीन के बाजू में बैठी 23 वर्षीय लड़की सिसक रही थी। जेल में वो अंडा सेल, अंतिम प्रार्थना कराता पादरी, बेड़ियों से जकड़े पांव लकड़ी के फर्श पर चर्र मर झन्न झन्न करते और संग संग दौड़ता मशालची। जलती मशालों ने रूह कपा देने वाला दृश्य खींच दिया था। वो सम्मोहन में जकड़ी थी। थिएटर से बाहर निकलकर भी दोनों नाटक के बारे में ही बातें करते रहे। फिर उन्होंने भारतीय रेस्टोरेंट में डिनर लिया। कैथरीन को भारतीय भोजन बहुत पसंद है। विभिन्न मसालों से बनी लजीज चटपटी सब्जियां, दाल मखनी, तड़के वाली पीली दाल, पापड़, अचार, पतली पतली घी चुपड़ी रोटी। मीठे में उन्होंने मखाने की खीर ऑर्डर की। मैं मम्मा के लिए डिनर पैक करवा लेती हूँ। डैड मेलबॉर्न गए हैं टूर पर। बुटीक से वे रात 9 बजे लौटती हैं और फ्रिज में रखा ठंडा खाना। ठीक है, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। तुम्हारी मम्मा के बुटीक के खूब चर्चे हैं। शेफालिका और जैस्मिन को उनके बुटीक के कपड़े बहुत पसंद आते हैं। शेफालिका और जैस्मिन कौन? तब तक बेरा बिल ले आया था। बिल करते हुए प्रवीण ने कहा, तुम्हें संस्कृत टीचर चाहिए ना? ब्रजभानु पंडित पढ़ा देंगे तुम्हें। वो संस्कृत के विद्वान हैं, यहाँ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। वाह, ये तो बढ़िया खबर है।
कैथरीन ने खुश होकर कहा। शेफालिका और जास्मिन की बात आई गई हो गई। अगले ही दिन प्रवीण, बृजभानु पंडित और कैथरीन रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पी रहे थे। शाम के 6 बजे थे। दुकानें बंद थीं। शाम 6 बजे सारे बाजार बंद कर देने का सरकारी आदेश था। रेस्तरां खुले थे। सूरज की किरणें दुकानों से लगे फुटपाथ पर कुर्सियों में बैठे चाय नाश्ता करते बतियाते लोगों को रोशन किए थीं। प्रवीण को सड़क की ओर खुलने वाली खिड़की से लगी टेबल पर ही कॉफ़ी पीना अच्छा लगता है। कैथरीन का साथ हो तो क्या कहने। लगातार 6 महीने से हर वीकेंड कैथरीन के साथ गुजारना उसे उसके नज़दीक लाता गया। अब वे गोल्फ कम खेलते थे, कैथरीन के फार्म हाउस में ज़्यादा समय गुजारते थे। प्रवीण के मन में कैथरीन कैसे समाती गई उसे पता ही नहीं चला। अपनी ज़िंदगी की हकीकत वो कैसे बताए कि वो शादीशुदा है। शेफालिका उसकी बीवी और जैस्मिन उसकी बेटी है। वो देख रहा था कि कैथरीन की नज़र खिड़की के बाहर डिवाइडर पर बनी क्यारियों में घास जैसी पत्तियों वाले झुरमुट और उन पर खिले लंबी डंडी वाले सफ़ेद फूल पर थी। तेज़ हवा में सरगोशियाँ करती नीलगिरी की डालियाँ। खजूर अकेला अपने में मगन योगी सा। कॉफ़ी टेबल पर सर्व हो चुकी थी, साथ में फ्रेंच फ्राई भी। कैथरीन, ये है मिस्टर वृषभानु पंडित, भारतीय हैं, भारत में उज्जैन निवासी, लेकिन अब सिडनी निवासी। पिछले 15 वर्षों से यहाँ हूँ। एक युग यहाँ निवास करते हो गए तो नागरिकता बदल जाती है। तो आप संस्कृत सीखना चाहती हैं? वृषभानु पंडित कैथरीन से मुखातिब हुए। जी, ताकि भारतीय आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ सकूं, लेकिन वो तो हिंदी में भी उपलब्ध हैं। आपकी हिंदी तो बहुत अच्छी है। कैथरीन लेखिका है वृषभानु जी, हिंदी अंग्रेजी दोनों पर इसका समान अधिकार है। वाह, किस नाम से लिखती हैं आप? कैथरीन बिलिंग। वृषभानु जी, मुझे अनुवाद नहीं पढ़ना है, मैं ग्रंथों को ओरिजिनल रूप से पढ़ना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात है, कल से ही शुरू कर देते हैं। मेरा घर प्रवीण के घर से थोड़ी ही दूरी पर है, ये ले आएंगे आपको मेरे घर। कैथरीन को संस्कृत का अध्यापक मिल गया था, इस बात से वो बहुत खुश थी। जी, कभी आपके घर और वीकेंड में मेरे फार्म हाउस पर। रात के 8 बज रहे थे। सूरज अभी भी चमक रहा था। कैथरीन को प्रवीण अपनी गाड़ी से उसके घर छोड़ने आया। साथ में वृषभानु भी थे। ऑस्ट्रेलिया में तो सुरमई शाम होती ही नहीं। 9 बजे सूरज झट से डूब जाता है और अंधेरा छा जाता है। सूरज ऑस्ट्रेलिया वासियों की काम के प्रति मेहनत देखता है ना, इसलिए वो भी कर्मरत रहता है। देर से अस्त होता है और सुबह जल्दी निकलता है। इसलिए तो हमारा देश तरक्की के शिखर पर है, कैथरीन ने गर्व से कहा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण, सर से मिलवाने के लिए। कल आ जाइए आप फार्म हाउस में प्रवीण के संग। ठीक है, हम दिन में 12 बजे आएंगे। प्रवीण ने मानो वृषभानु पंडित की स्वीकृति स्वयं ही जता दी। कैथरीन का घर आ चुका था। शुभ रात्रि। और गेट खोलकर वो बगीचे में लगे मध्यम रोशनी के लैंप के उजाले में समा गई। कार मोड़ते हुए प्रवीण को लगा जैसे वो भी कैथरीन के संग ही चला गया और ये जो कार ड्राइव करता प्रवीण है, ये आधा अधूरा। बहुत गमगीन से ख्यालात उसके वजूद से टकराते रहे। वृषभानु पंडित के घर तक दोनों खामोश रहे। घर के सामने उतरते हुए वृषभानु पंडित ने कहा, कल मैं 11 बजे तैयार मिलूँगा। 1 घंटा तो लगेगा कैथरीन के फार्म हाउस पर पहुँचते। जी, मिलते हैं सुबह। गुड नाइट। कैथरीन संस्कृत सीखने लगी। बहुत जल्दी वृषभानु पंडित के दिए वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, श्लोक आदि के सही उच्चारण और उन्हें कंठस्थ करने में माहिर हो गई। उसकी लगनशीलता, विषय पर पकड़ आदि से बहुत प्रभावित हैं वृषभानु पंडित। जहाँ एक ओर कैथरीन को संस्कृत सीखने पढ़ने में आनंद आ रहा था, वहीं दूसरी ओर प्रवीण इस ऊहापोह में था कि अपनी विवाहित जिंदगी के बारे में कैसे बताए कैथरीन को, जबकि वो उसके साथ प्रेम संबंधों को लेकर काफ़ी आगे बढ़ चुका है। अब तो लौटना भी मुश्किल है, लेकिन बताना भी ज़रूरी है। आज तो हिम्मत कर ही लेगा, सोचकर जब वो फार्म हाउस में पहुंचा तो वृषभानु पंडित उसे गीता के श्लोक समझा रहे थे। आइए प्रवीण जी, बस 15 मिनट और, कहते हुए वे पूर्ववत श्लोक समझाने लगे। प्रवीण ने बाधा नहीं डाली, बस इतना कहा, आप कंटिन्यू रखिए, तब तक मैं कॉफ़ी बना लेता हूँ। कैथरीन ने चमकती आंखों से उसे देखा और वृषभानु पंडित को ध्यान से सुनने लगी। किचन में नौकरानी मौजूद थी और केतली में कॉफ़ी का पानी उबाल रही थी। नाश्ते में क्या है? आप बताइए, बना देती हूँ।
वो अलमारी खोलकर देखने लगा जिसमें नाश्ते के बहुत सारे पैकेट मौजूद थे। कुछ गर्म हो तो बेहतर है, वेजिटेबल कटलेट बना लेते हैं। जी, कटलेट का मसाला भी है। ठीक है, बना लो। अब किचन में उसका काम नहीं था। वृषभानु पंडित भी क्लास खत्म कर चुके थे। ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने और आना पड़ेगा। कैथरीन ने बहुत जल्दी कवर किया है। मुझे पता था ये जल्दी सीख लेगी। विदुषी है कैथरीन, तेज़ विल पावर, आत्मविश्वास की। बस बस, ज़्यादा तारीफ मत करिए। वृषभानु सर पढ़ाते भी तो बहुत अच्छा हैं। कैथरीन ने कहा और नौकरानी की लाई हुई कॉफ़ी प्यालों में उड़ेलने लगी। कॉफ़ी के बाद वृषभानु पंडित चले गए। नौकरानी भी काम खत्म कर कर चली गई। प्रवीण ने हिम्मत करके कहा, आज मैं तुम्हें अपने घर ले जाना चाहता हूँ डिनर के लिए। अरे, अचानक ही? कोई खुशखबरी है क्या? नहीं, कहते हुए प्रवीण की आंखें झुक गईं। वो हिम्मत जुटाने लगा, शक्ति बटोरने लगा, शंकाओं से घिरने भी लगा। साल भर का साथ कहीं एक झटके में ना छूट जाए, कहीं कैथरीन बिखर ना जाए। बिखरेगी तो अवश्य। इतना बड़ा धोखा। फिर क्या बात है, बताओ? अधीर होकर कैथरीन ने पूछा। अपनी पत्नी और बेटी से मिलवाने ले चल रहा हूँ कैथरीन। पल भर को कमरे में सन्नाटा छा गया। पल से मिनट, मिनट की संख्या बढ़ती, उसके पहले ही प्रवीण ने शक्ति बटोरी। शेफालिका मेरी पत्नी है और जैस्मिन बेटी। अरे वाह, बहुत सुंदर नाम है जैस्मिन। ज़रूर चलूँगी डिनर पर तुम्हारे घर। वही नीली पोशाक पहन लूँ जो तुम्हें बहुत पसंद है, जिसमें मैं तुम्हें नील परी सी दिखती हूँ। प्रवीण को लगा कैथरीन उसका मजाक उड़ा रही है, बता रही है कि देखो कैसे तुमने अपनी बातों के इंद्रजाल में फंसाया मुझे। लेकिन कैथरीन ने उसे प्रगाढ़ आलिंगन में समेट लिया। शक्तिहीन बिखर गए प्रवीण को। प्रवीण, तुम शादीशुदा नहीं भी होते तो भी मैं तुमसे शादी नहीं करती, क्योंकि शादी नहीं करने का निर्णय मैंने तुमसे मिलने से पहले ही ले लिया था। प्रवीण ने चकित होकर अपनी इस असाधारण महबूबा को देखा। रही ये बात कि इस बात को सुनकर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, ऐसा नहीं होगा। हमने प्यार किया है, हम बिना किसी रिश्ते के प्यार निभाएंगे। हमारा प्यार बस प्यार होगा। प्रवीण भीतर तक पिघल गया, पर उसने अपने मन की स्थिति प्रकट नहीं होने दी। लगभग 1 घंटे बाद प्रकृतस्थ होकर वो कैथरीन को लेकर अपने घर आया। गुलाबी पोशाक में कैथरीन निखर उठी थी, जैसे डाली पर खिला ताज़ा गुलाब। शायद धूप कपने में समेटे बादलों का जादू था कि प्रवीण के घर का गलियारा कैथरीन को किसी महल के सजे धजे गलियारे से कम नहीं लगा। गलियारे के हॉल की ओर मुड़ते मोड़ पर बेंत की कुर्सी पर एक बूढ़ी औरत क्रोशिया पर कुछ बुन रही थी। प्रवीण ने परिचय कराया, मेरी माँ। फिर उनकी ओर मुखातिब हुआ, अम्मा, ये कैथरीन है, मेरी दोस्त। अम्मा ने हंसते हुए स्वागत किया, आओ बेटी। तब तक शेफालिका भी बाहर निकल आई थी, दुबली पतली, बेहद गोरी, बड़ी बड़ी काली आंखें, मानो कुछ तलाशती सी। परिचय नहीं कराना पड़ा। आइए, आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। कैथरीन ने उसे गले से लगा लिया। ऐसा लग रहा है जैसे बरसों से जानते हैं हम एक दूसरे को। तभी जैस्मिन दौड़ती हुई आई। हेलो आंटी। कैथरीन ने उसे चूम लिया। सभी डाइनिंग टेबल को घेर कर बैठ गए। कैथरीन को लग रहा था जैसे वो इसी घर की सदस्य है, और प्रवीण हतप्रभ था कैथरीन की और अपने परिवार की आत्मीयता से। तभी जैस्मिन ने प्रवीण के कान में कुछ कहा। प्रवीण झटपट उठा और रिकॉर्ड प्लेयर पर जैस्मिन की पसंद का गीत लगा दिया। कमरा संगीत की स्वर लहरियों से गुंजित हो उठा। जैस्मिन ठुमक ठुमक कर नाचने लगी, खिलखिलाने लगी। शेफालिका के किचन से हरे मटर और शिमला मिर्च के पकने की खुशबू आ रही थी। कैथरीन संगीत, नृत्य, खुशबू के एक बोहेमियन एहसास से गुजर रही थी। रूढ़ी मुक्त बेहतरीन परिवार। उसने प्रवीण को लाड़ से देखा। प्रवीण उसी की ओर देख रहा था। कैथरीन ने शर्मा कर नज़रें झुका लीं। प्रवीण का फ़ोन था। तबीयत कुछ नासाज सी लग रही है, कुछ दिन काम से अवकाश चाहता हूँ, चलोगी जापुकाए? कैथरीन तबीयत का सुनकर विचलित हो गई। क्या हुआ तुम्हें प्रवीण? कई दिनों से तुम थके थके से लग रहे हो। इतना काम मत करो कि जान पर बनाए। सब ठीक है, फिर मेरे सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं, बस थोड़ा चेंज चाहता हूँ। शेफालिका और जैस्मिन को भी ले चलो। मैंने भी सोचा था, लेकिन शेफालिका नहीं जाएगी। अम्मा को उसकी ज़रूरत है, वे किसी और के हाथ का बना खाना पसंद नहीं करती। जैस्मिन चलेगी, वो तुम्हारी आशिक हो गई है। अरे वाह, बाप बेटी एक ही राह पर।
उसने हंसते हुए कहा। वैसे तो मम्मा ने कभी कैथरीन के आने जाने मेल जोल में दखल नहीं दिया। अपनी बेटी को सभी कंठाओं से मुक्त रखना चाहती हैं। वे जिस अवसाद में हैं उस अवसाद से उनकी बेटी कभी ना गुजरे। बुटीक नहीं होता तो वे पागल हो चुकी होती अब तक। इस बार प्रवीण के साथ जैपुकाए जाने की बात सुनकर वे पूछ बैठी, कितना जानती हो तुम प्रवीण को? कैथरीन ने मम्मा से कुछ नहीं छुपाया। वो मेरे दिल में बसता है मम्मा। हम एक दूसरे के तन मन से हो चुके हैं। हमारे बीच कोई पर्दा नहीं रहा। मम्मा, उसकी बेटी जैस्मीन मेरी भी बेटी है। उसका वो प्यारा सा घर, शेफालिका, अम्मा। मम्मा, फरिश्ते धरती पर भी हैं। मम्मा ने कैथरीन को गले से लगा लिया। आमीन, तुम्हारा विश्वास बना रहे। और मम्मा, संस्कृत भी मैंने खूब सीख ली है। मुझे हिंदू अध्यात्म में बहुत रुचि है। मौका मिला तो मैं भारत जाऊंगी। देखो, मैंने भारत देश के कबीलों पर ही लंबी कविता लिखी है। वो दौड़कर कमरे से डायरी ले आई और मम्मा को कविता पढ़कर सुनाने लगी। खिड़की के बाहर अस्त होते सूरज के बिल्कुल करीब लगता उड़ता हुआ एक काला परिंदा ऐसे लग रहा था जैसे अपनी चोंच में सूरज को दबाए है। कैथरीन जब प्रवीण के घर पहुंची तो देखा शेफालिका गाड़ी की डिक्की में खाने पीने के सामान से भरी डलियाँ रख रही थी। उसे देखते ही मुस्कुराई। आओ कैथरीन, मैंने आप लोगों के लिए लंच भी बनाकर रख दिया है और नाश्ते का सामान भी है। कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक भी। बाहर का मत कुछ खाइएगा, प्रवीण के लिए नुकसानदायक होगा। कैथरीन मुस्कुराई। बीवी हो तो आपके जैसी, और इस शरारती को भी तो संभालना है आपको। हाँ शेफालिका, केवल जास्मीन को ही नहीं, प्रवीण को भी तो। और ये कहकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। मीलों फैले रेन फॉरेस्ट का मज़ा लेते हुए जब तीनों जापुकाए गांव पहुँचे तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी। म्यूज़ियम के गेट पर तीनों को उतार कर ड्राइवर पार्किंग प्लेस में गाड़ी पार्क करने चला गया। हरी भरी घाटी की गोद में हजारों साल पुरानी अबोरिजिनल संस्कृति को एक आर्ट एंड कल्चर म्यूज़ियम में सुरक्षित रखा गया था। म्यूज़ियम की दीवारों पर आदिवासियों के जीवन शैली के रंगीन चित्र टंगे थे। तुम्हें कुछ चाहिए जैस्मीन? क्योंकि म्यूज़ियम घूमने में करीब 2 घंटे लगेंगे। नो पापा, रास्ते पर इतना खाया है, बिल्कुल भूख नहीं है। मैं तो म्यूज़ियम का मज़ा लूँगी। और मौर्य आदिवासियों का मुंह से बजाने वाला बाजा, जिसे डिडजेरिडू कहते हैं, देखकर वो मचल उठी। मैं इसे बजाऊंगी। कैथरीन ने एक बाजा उठाकर उसके मुंह पर नॉब लगाई। वो खुश होकर फूंकने लगी, लेकिन आवाज़ नहीं निकली। उदास होकर उसे नॉब से मुंह हटाया और बाजे पर हाथ फेर कर देखने लगी। पापा, ये बाजा मैं घर ले जाऊंगी। वाई नॉट बेबी, प्रवीण ने कहा और एक बाजा खरीद लिया। बड़े से हॉल में कल्चरल शो शुरू होने वाला था, जिसमें मौर्य आदिवासियों का इतिहास दिखाया जाएगा। तीनों कुर्सियों पर आ बैठे। जास्मीन बीच में बैठी। हेडफोन के लिए उसने कैथरीन की ओर देखा। कैथरीन ने हेडफोन लगाकर अंग्रेजी भाषा का बटन दबा दिया। शो को अंग्रेजी के अलावा चीनी, जापानी और मलय भाषा के जरिए भी सुना जा सकता है। जिस भाषा का बटन दबाओ सुनाई देने लगता है। इन 4 भाषाओं के सैलानी ही शायद यहाँ अधिक संख्या में आते होंगे, सोचा कैथरीन ने। मंच पर आदिवासियों की उत्पत्ति से लेकर अब तक का इतिहास नाटक के द्वारा, लेज़र शो के द्वारा दिखाया जाता है। नाटक के पात्र भले ही आज के युग के कलाकार हैं, लेकिन बहुत अधिक वास्तविक मौर्य आदिवासी नजर आते हैं। नृत्य थिएटर में जाने के लिए एक खूबसूरत लकड़ी का पुल पार करना पड़ा। पुल के नीचे धीमे बहाव वाली नदी की सतह पर कमल जैसे पत्ते तैर रहे थे। भूरे रंग के कछुए और मछलियाँ भी थीं। कभी कभी कछुए इन पत्तों की सवारी भी कर लेते थे। पूरा जंगल खूब घना, हरा भरा और फूलों से युक्त था। जास्मिन तो इतनी खुश थी कि दौड़ दौड़ कर पुल पर से फूल इकट्ठे करती रही और कैथरीन को देती रही। सचमुच बेहद रोमांचक था सब कुछ। प्रवीण कितना खुश नजर आ रहा था, बस इसी बात को लेकर कैथरीन कितनी संतुष्टि से भरी थी। मौर्य नृत्य मनोरंजन से भरपूर था। धीरे धीरे मौर्य युग की रफ्तार में अपना आदिवासियों का चोला त्याग शहरी संस्कृति में शामिल होते गए। सदियों पहले यह इलाका मौर्यों का निवास स्थान था। सांवला रंग, स्त्री पुरुष दोनों कमर से घुटने तक पत्तों को बांध लेते थे, बाकी शरीर नग्न। चेहरे पर रंग बिरंगी मिट्टी से बनाई धारियाँ, गले, छाती, पीठ पर भी ऐसी ही धारियाँ, हाथों में जहर बुझे तीर कमान। भोजन इनका पूरा का पूरा समुद्र और जंगलों पर निर्भर था।
जंगली फल, कंद, मूल और समुद्री मछलियाँ, कछुए, केकड़े सब कच्चा चबा जाते थे। जब यहाँ अंग्रेज़ों का शासन हुआ तो उन्होंने इन्हें बहुत सताया। इन्हें जंगलों में खूब भीतर जाकर रहने को मजबूर किया। उनके पास बंदूकें थीं। जब तक मौर्यों के तीर उन तक पहुँचते, उनकी गोली मौर्यों के सीने से पार होती। रक्त रंजित लाश लेकर वे जंगलों में भागने लगते। अंग्रेज़ों ने उनका जीना हराम कर दिया। भोले भाले प्रकृति पुत्र सभ्य दुनिया से डरने लगे। समुद्र पीछे छूट गया। वे जंगल पर ही भोजन के लिए निर्भर रहने लगे। उन्हें लगा अगर सुरक्षित रहना है, भरपेट भोजन करना है, तो उन्हें शहरी लोगों जैसा होना पड़ेगा। लेकिन कैसे? ये तो घुमंतू जनजाति के हैं, एक जगह टिककर कैसे रह सकते हैं? समुद्र इनका देवता है। ये समुद्र में जहाज से भी तेज गति से तैर लेते हैं। वायु और अग्नि को शक्ति का प्रतीक मानते हैं। अंधविश्वास इनमें भी फैले हैं। भूत प्रेत, डायन चुड़ैल सबको मानते हैं। जंगल में जब आग लगती है तो कहते हैं कि इन पर शैतान का साया है। मौर्यों का इतना गंभीर और मार्मिक इतिहास कलाकारों ने अपने नृत्य के द्वारा बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया। दर्शक झूम उठे, तालियां बजती रहीं देर तक। जैस्मिन के हाथ ताली बजा बजा कर लाल हो गए थे। कैथरीन ने उसे रोका और उसके दोनों हाथ पकड़कर चूम लिए। प्रवीण ने चोर नज़रों से कैथरीन को ऐसा करते देख लिया। वो भीतर तक भीग गया। कौन हो कैथरीन तुम, जो मेरे जीवन में एक सुनहरी गुनगुनी धूप की तरह छा गई हो? नाटक के सूत्रधार ने आकर दर्शकों को बताया। ऑस्ट्रेलियन सरकार ने मौर्य आदिवासियों को अपनी धरोहर मानते हुए उन पर जो अत्याचार विदेशी मुल्क ने किए हैं, माफ़ी मांगी है। अब तो ये आदिवासी शहरी हो गए हैं और श्रम से धन कमाने लगे हैं। हॉल से बाहर निकलते हुए जैसे सभी मौर्य आदिवासियों के अतीत में खोए हुए थे, कैथरीन और प्रवीण भी। जैस्मिन पुल की रेलिंग पकड़कर हाथ को ऐसे फिसलाती हुई चल रही थी जैसे उसके हाथ में कोई छोटी सी चाबी से चलने वाली कार हो। बारिश थम गई थी। जापुका गांव में ही एक हरी घास का लंबा चौड़ा मैदान है। लकड़ी की फेंसिंग से मैदान घिरा है जिसमें घोड़े चल रहे थे। ये घोड़े सैलानियों से धन कमाने का साधन है। मैदान के सामने लकड़ी से बना खूब बड़ा कच्चे फर्श का हॉल है। हॉल में गड़ी हुई लंबी लंबी बेंचें, लंबे लंबे टेबल। हॉल में लगे कमरे में चाय, कॉफ़ी, नाश्ता बनाया जाता है। सैलानी आते हैं, घोड़े की सवारी या एटीवी राइड करते हैं, जो कि स्कूटर नुमा 4 पहियों का काले लाल रंग का वाहन है जो रेत पर भी चलता है, घास पर भी, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर भी। इसीलिए इसे ऑल टेरेन व्हीकल कहते हैं। राइड के बाद मौर्य आदिवासी इन्हें चाय कॉफ़ी पिलाते हैं, नाश्ता कराते हैं। कैथरीन को शेफालिका की हिदायत याद आ गई कि बाहर का कुछ भी नहीं खाना। प्रवीण अंडर ट्रीटमेंट है। नाश्ते के लिए मना करने पर आदिवासी लड़कियां पेड़ पर से पके आम तोड़ लाईं। लड़कियां यहाँ दिन भर काम में जुटी रहती हैं। कभी सैलानियों के लिए केक, पेस्ट्री, कुकीज़, सैंडविच बनाती हैं, कभी घोड़े की जीन सीती हैं। घोड़े की जीन सीते हुए उन्होंने मौर्य गीत भी गाकर सुनाया। कबीलों में गाया जाने वाला यह गीत बसंत में गाया जाता है, जब आमों पर बौर आती है। लौटते समय जास्मिन सो गई थी। दिन भर शरारत करके वो बहुत थक गई थी। प्रवीण और कैथरीन धीरे धीरे बात करने लगे। कैथरीन ने बताया कि उसने भारत के नागा साधुओं के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है, जो मौर्य आदिवासियों को देखकर अचानक याद आ गया। मैंने भी पढ़ा है, लेकिन मौर्य आदिवासियों से तो नागा साधुओं का जीवन बिल्कुल अलहदा होता है। नागा तो ईश्वर के भक्त हैं और सन्यासी होते हैं। हाँ, जानती हूँ। कैसा रहेगा अगर मैं नागा साधुओं पर एक उपन्यास लिखूँ? फैंटास्टिक आइडिया, मगर तुम्हें इसके लिए रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि नागा साधुओं का जीवन बहुत कठिन और आम आदमी से बिल्कुल भिन्न होता है। हाँ, करूँगी ना। हो सका तो भारत जाऊंगी और वहाँ से आंकड़े इकट्ठा करूंगी। काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें, लेकिन अगर सोचा है तो बहुत अच्छा सोचा है। थैंक्स प्रवीण। जब तुम मेरी सोच को प्रवाह देते हो तो मैं भीतर तक ऊर्जा से भर जाती हूँ। ड्राइवर नहीं होता तो प्रवीण कैथरीन को चूम लेता। संस्कृत की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। बृषभानु पंडित ने उसे भारतीय आध्यात्मिक ग्रंथों की व्यवस्था भी कर दी थी। कैथरीन का ज़्यादातर समय ग्रंथों को पढ़ने में व्यतीत होता है। वो नागा आख्यान भी पढ़ रही है और नागाओं की रहस्यमयी दुनिया से परिचित भी हो रही है। ओह,
भारत देश के पर्वत, जंगल, कंदराएं, इन्हीं में होता है नागाओं का निवास। भारत की पवित्र गंगा नदी के संगम पर भरने वाले महाकुंभ के मेले में ही इनके दर्शन होते हैं, फिर ये गायब हो जाते हैं। आम जनता संग कभी नहीं दिखते। उसने मम्मा को नागाओं के बारे में बताया और आश्चर्य से भरकर कहने लगी, मम्मा, अद्भुत देश है भारत, मुझे भारत दर्शन करना है। नागाओं पर जो मैं उपन्यास लिखने जा रही हूँ उसके सूत्र वहीं मिलेंगे। मम्मा फीकी हंसी हंसती। इन दिनों उनका स्वास्थ्य खराब रहता है, रोज़ बुखार चढ़ जाता है और मुंह का स्वाद बकबका कड़वा सा। नौकरी करते हुए दिन में कैथरीन को समय नहीं मिलता और नौकर का बनाया खाना मम्मी को पसंद नहीं आता, इसलिए रात को डिनर और लंच दोनों बनाकर कैथरीन मामा के साथ उनके सोने तक बनी रहती है। मामा देखो, मैंने सब्जियों का स्वादिष्ट सूप और सैंडविच बनाई है तुम्हारे लिए। मामा ने एक घूंट सूप का पीते हुए मुंह फेर लिया। नहीं, अच्छा लग रहा है कैथ, कड़वा लग रहा है। कैथरीन उदास हो गई। क्या हो गया मम्मा, क्या हो गया तुमको? डॉक्टर की दवा भी असर नहीं कर रही है, ऐसे कैसे काम चलेगा? चलेगा ना, बहुत बढ़िया चलेगा, मुक्ति मिलेगी मुझसे तुम्हारे डैड को। ऐसा क्यों कहती हो मम्मा? जानना चाहती है कैथरीन। मम्मा की बीमारी, उनका अवसाद, कुंठा, क्यों डैड बार बार जाते हैं मेलबॉर्न, क्यों मम्मा पर ध्यान नहीं देते? प्रवीण भी दिनों दिन बीमार होता जा रहा है। ये उसके आसपास की दुनिया ऐसी क्यों हो रही है? क्यों उसे चाहने वाले स्वस्थ और प्रसन्न नहीं हैं? उस दिन वो ज़बरदस्ती मम्मा को फार्म हाउस ले गई। प्रवीण को भी बुला लिया। हरे भरे प्राकृतिक वातावरण में मम्मा जैसे जी उठी। प्रवीण उनके पास बैठा उनके हाथ पैर सहलाने लगा। कैथ कहती है तुम फरिश्ते हो। मैंने उसके विश्वास को नहीं तोड़ा था, आज खुद भी यकीन कर लिया। फरिश्ते को फरिश्ता ही मिला ना मम्मा। मम्मा हल्के मुस्कुराई। मेरी कैथ का ध्यान रखना, बहुत भोली और फूल सी कोमल है। नौकरानी अनानास का जूस लंबे नाजुक डंडी वाले गिलासों में लेकर आई। ताज़ा जूस है मम्मा, अपने फार्म हाउस का। कहते हुए कैथरीन उन्हें अपने हाथ से जूस पिलाने लगी। जूस पीकर वे सोफे पर पांव फैलाकर बैठ गईं। देखो बच्चों, उदास मत होना, पर समय कम है मेरे पास। मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है, तुम्हारे डैड से भी कोई उम्मीद ना पहले थी ना अब है। उनकी प्रेमिका है मेलबॉर्न में, विडो, 2 बेटे हैं उसके, सर्विस करते हैं दोनों। मैं तो चाहती हूँ कि वे मेरे बाद उसके साथ ही रहें। मैं तो अभी से उनसे कह रही हूँ, अभी जबकि मैं जिंदा हूँ। कभी कभी लगता है जैसे वे मेरे मरने का इंतज़ार कर रहे हैं। फिर उन्हें घर से, कैथरीन से कोई सरोकार नहीं रहेगा। वैसे भी उन्होंने कैथरीन को उसके हाल पर छोड़ दिया है, पिता का फ़र्ज़ नहीं निभाया। कहते हुए वे हाँफने लगी। मामा प्लीज़, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं सुन सकूँगी। इतनी कमज़ोर कब से हो गई हो तुम कैथरीन? तुम लेखिका हो, जीवन के दुख दर्द को अपनी लेखनी में उतारो। सुन लो मम्मा के दिल का दर्द। प्रवीण के शब्द कैथरीन को सर्वांग हिला गए। मम्मा का दुख दर्द पीड़ा क्या वो शब्दों से पकड़ पाएगी? मम्मा तो जी रही हैं उसे, सह रही हैं उसे। ये कैसा अतीत का विलाप जिसमें मम्मा टुकड़े टुकड़े टूटी हैं, बिखरी हैं। महीने भर बाद एक रात मम्मा जो सोईं तो फिर उठी ही नहीं, अनंत निद्रा में लीन हो गईं। उनके जाते ही घर लड़खड़ा उठा, लकवाग्रस्त हो गया। डैड ने इतना इंतज़ार नहीं किया। वो कैथरीन को उसके हवाले छोड़ 3 महीने बाद ही हमेशा के लिए मेलबॉर्न जाकर बस गए। जाते जाते कह गए, तुम पहले भी स्वतंत्र जिंदगी जीना चाहती थी, मैं दखल नहीं दूंगा आगे भी। तब प्रवीण भी साथ था। डैड के जाते ही वो प्रवीण से लिपट कर फूट फूट कर रो पड़ी। नहीं, कैथरीन हालात से कभी कमज़ोर नहीं होती, सामना करना उसका स्वभाव है। लेकिन इस बार ना जाने क्या हुआ कि वो रुलाई का वेग रोक नहीं पाई। प्रवीण ने उसे रोने दिया। ऐसे हालात में सांत्वना के शब्द मायने नहीं रखते। जब कैथरीन शांत हुई तो उसने उसका चेहरा धुलाया, पानी पिलाया। उसका भीगा भीगा चेहरा हाथों में भरते हुए बोला, मैं साथ हूँ हमेशा, तुम अकेली नहीं हो। कैथरीन को प्रवीण का वजूद आसमान सा लगा, जिसमें समाते हुए वो खुद को तमाम सितारों, आकाश गंगाओं से ऊपर पा रही थी। प्रवीण अब अधिकतर समय कैथरीन के साथ गुजारने लगा। मम्मा का बुटीक बंद नहीं हुआ, उसमें सहायकों को नियुक्त कर कैथरीन अपनी निगरानी के साथ बुटीक का काम करवाती। उपन्यास की कहानी जारी रहेगी क्रमशः अगले भाग 7 में।